Hello students, welcome to माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सबकी पाठशाला। यानी आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और जैसा कि हम धीरे धीरे अपना सोशल साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं एंड इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। तो आज जो हम करने वाले हैं बेसिकली क्लास 10th का ही चैप्टर है, सिविक्स का फर्स्ट पावर शेयरिंग, वो करने वाले हम। ठीक है, तो जिस चैप्टर का नाम है पावर यानी शक्ति, शेयरिंग मतलब बांटना। तो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को समझने से पहले इस चैप्टर में दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक बेल्जियम का है, एक श्रीलंका का है। उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पहले समझेंगे। उसके बाद हम ये पूरा मतलब इस पर डिस्कशन होगा कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है और कितने टाइप के पावर शेयरिंग जो है वो होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा बेल्जियम के बारे में जाने पहले, तो बेल्जियम क्या है, यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है। ठीक है, यूरोप जो कि एशिया से ही लगा हुआ है। अगर आपको मैप का ध्यान नहीं है तो वर्ल्ड मैप का सीरीज़ भी है इस चैनल पे जो आप चेकआउट कर सकते हो। देखो जो मुझे पता है क्या लगता है, जैसे अगर हमें कोई चीज़ थोड़ा पता होता है कि हाँ कौन सी कंट्री कहाँ है, तो उससे उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें समझने में थोड़ी सी आसानी होती है। हमें ये लगता कि हाँ ये कहीं होगा टाइप। ठीक है, हमने एक मैप में देखा हुआ है, जाना हुआ है कि हाँ ये इस वाले कॉन्टिनेंट का पार्ट है या इस देश का एक हिस्सा है, तो उससे हमें समझने में थोड़ी सी आसानी होती है। बस इतना होता है। ठीक है, और हमारी जो नॉलेज है वो भी थोड़ी सी अच्छे से इन्हांस हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेल्जियम क्या है, यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है जो कि हमारे अगर इंडिया से हम कंपेयर करें तो हरियाणा की तरह होगा, मतलब लगभग हरियाणा से भी छोटा ही होगा। ठीक है, इसका जो बॉर्डर है वो किन किन कंट्री से टच हो रहा है, तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्सेमबर्ग, ये 4 कंट्रीज है जिससे इसका बॉर्डर जो है वो टच होता है। इसके अलावा जो इसकी पॉपुलेशन है वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा होगा, 1 करोड़ से। ठीक है, जो कि अपने आप में हम अगर देखें तो हमारे यहाँ कहाँ 100 मतलब 140 प्लस पॉपुलेशन है, 140 करोड़ से ज़्यादा, और वहाँ का 1 करोड़ है। तो पॉपुलेशन में भी कितना छोटा सा देश है वो एक। अब अगर हम वहाँ के कल्चर लैंग्वेज के बारे में जानें कि वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह के लैंग्वेज बोलते हैं और किस तरह का कल्चर है उनका और किस तरह का जो सिस्टम वो लोग फॉलो करते हैं, तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, हिंदी में हम इसको बोलें तो विविधता। ठीक है, यानी सभी लोग क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, अलग भाषा बोलते हैं, अलग कल्चर है उनका, अलग उनका रिचुअल है, रीति रिवाज अलग है। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या है, यूनिटी तो तभी होगी जब सभी लोग एक साथ मिलकर के आपस में रहेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम सिर्फ बेल्जियम के बारे में समझें तो बेल्जियम में किस तरह का जो है लैंग्वेज स्ट्रक्चर, लिंग्विस्टिक किस किस तरह की वो लोग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, तो ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो बेल्जियम में 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लैमिश रीजन में रहती है और कौन सी भाषा बोलती है, डच। ठीक है, यानी कौन सी लैंग्वेज जो बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। इसके अलावा जो 40% लोग हैं वो वैलोनिया में रहते हैं और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो लोग डच बोलते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि 59% जो है वो डच बोलते हैं, यानी कि इनकी क्या है, मेजॉरिटी है। डच वाले क्या है, मेजॉरिटी है, मतलब उनकी जो नंबर है, जो उनकी संख्या है वो क्या है, ज़्यादा है। और माइनॉरिटी कौन है, तो फ्रेंच स्पीकर्स, यानी जो फ्रेंच बोलते हैं, और जो जर्मनी बोलने वाले लोग हैं वो भी केवल 1% है। अब अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, तो वहाँ पर 80% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं और 20% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। तो बेल्जियम में भी 80% लोग जो फ्रेंच डच बोलते हैं वो क्या है, मेजॉरिटी है, यानी उनकी संख्या क्या है वहाँ पर ज़्यादा है, और जो 20% लोग जो फ्रेंच बोलते हैं उनका जो नंबर है वो क्या है, कम है। अब जो माइनॉरिटी है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, और जिन लोगों का जो नंबर कम है, मतलब जो फ्रेंच स्पीकर जो माइनॉरिटी है वो लोग क्या है, अमीर है और पावरफुल है। जबकि जो डच बोलने वाले लोग हैं
वो क्या है, मेजॉरिटी में, यानी उनका नंबर जो है ज़्यादा है, ब्रुसेल्स में भी ज़्यादा है, और मतलब बेल्जियम में ओवरऑल भी अगर हम देखें प्लान, तो वो भी क्या है, ज़्यादा है। अब दिस लीड टू द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ इन 1950s एंड 1960। अब दो, क्योंकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, अब जैसे फ्रेंच बोलने वाले लोग कम हैं लेकिन वो लोग रिच है और पावरफुल है, और जो डच बोलने वाले लोग हैं वो क्या है, मेजॉरिटी में है, ठीक है, और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो माइनॉरिटी में है। तो ऐसे में उनके बीच में टेंशन जो है वो स्टार्ट हुआ, और 1970 से 1993 में वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, उसमें उन्होंने 4 अमेंडमेंट्स किए, यानी कि 4 संशोधन किए, 4 बदलाव किए, ताकि ताकि उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टेंशन्स हैं, उनको क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, ठीक है। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया टेंशन को ख़त्म करने के लिए, हम ये देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहला स्टेप लिया है इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगा, और एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर 30 लोग चुने जाएंगे तो 30 में से 15 फ्रेंच स्पीकर्स होंगे, 15 जो है वो डच स्पीकर्स होंगे, यानी कि जो 15 लोग हैं वो फ्रेंच भाषा वाले होंगे और जो 15 है वो डच भाषा वाले लोग होंगे, यानी इक्वल होंगे, ठीक है। किसी का भी नंबर ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, ठीक है। इससे उनके बीच में क्या होगा, इक्वालिटी जो है वो हो सकती है। इसके अलावा सेकंड स्टेप लिया वहाँ की गवर्नमेंट ने, वाइड पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही स्टेट गवर्नमेंट को भी पावरफुल बनाया गया, ठीक है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई ज़्यादा पावर नहीं थी। थर्ड, सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। यानी जो ब्रुसेल्स है, जो कि कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ पर भी उन्होंने क्या सिस्टम करा कि वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें दोनों ही लोगों, जो दोनों ही कम्युनिटी है, फ्रेंच स्पीकर्स और फ्रेंच और डच स्पीकर्स हैं, उनके जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब बराबर संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ पे सरकार के जो है वो हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग द कल्चरल एजुकेशन एंड द लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। इसके अलावा उन्होंने क्या सिस्टम बनाया है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, ठीक है, लैंग्वेज के लिए, हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का, और वो जो गवर्नमेंट होगी उसके पास किस तरह की पावर होगी, कल्चर एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड जो भी इशू होगा उसको वो गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है, ठीक है। यानी जिस वजह से वहाँ पे टेंशन हुआ कि भाई अलग अलग भाषा बोली जा रही है, अलग अलग लैंग्वेज बोली जा रही हैं, तो उनको लगा कि अगर हम डच वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो जो फ्रेंच स्पीकर्स है उन्हें लगा कि भाई हमें नेगलेक्ट किया जा रहा है, यानी हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर हम फ्रेंच वालों को ज़्यादा अहमियत देंगे तो लगेगा डच वालों को कि भाई हमें निगलेक्ट किया जा रहा है या हमें इग्नोर किया जा रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए दोनों को क्या दिया गया, इक्वालिटी दी गई कि दोनों के जो नंबर्स हैं वो बराबर होंगे, और अगर कोई भी कम्युनिटी वाला इशू होगा तो वो उसके लिए अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी और वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए बेल्जियम गवर्नमेंट के द्वारा। अब अगर हम दूसरा जो एक कंट्री है श्रीलंका, जो एक आइसलैंड कंट्री है, यानी द्वीपीय देश है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो श्रीलंका इज़ एन आइसलैंड नेशन, ये नेशन एन आएगा है, नेशन जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु के जो साउदर्न कोस्ट है वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जो है वो श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो भी डाइवर्स है, यानी अलग अलग तरह के लोग वहाँ पर भी रहते हैं, ठीक है। और श्रीलंका जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री कब बना था, 1948 में बना था। अब श्रीलंका में शेहला भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो 74% है, और जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो 18% है। इसमें भी जो श्रीलंकन तमिल है वो 13% है, और जो इंडियन तमिल है वो 5% है, ठीक है। और जो सिंहला स्पीकर्स हैं वो बुद्धिस्ट हैं,
और जो तमिल भाषा बोलते हैं उनमें हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 7% है वो क्रिश्चियन है, जो कि बोथ है, तमिल भी है और सिंहली भी है, यानी सिमला भाषा भी बोलते हैं। तो ये है तमिलनाडु का एक छोटा सा समरी कि वहाँ पे, सॉरी तमिलनाडु के, श्रीलंका का एक छोटा सा समरी कि वहाँ पे किस तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं और कितना है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है कि जो सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग हैं वो सिंहला स्पीकर्स है, जिसे हम हिंदी में सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं, जिनका नंबर 74% है, ठीक है। तो अब तमिलनाडु, सॉरी, श्रीलंका में जो फॉलो किया गया वो मेजॉरिटिज़म को फॉलो किया गया। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो मेजॉरिटी होगी उसी को अहमियत दिया जाएगा, ठीक है। अगर मेजॉरिटी में सिंहली भाषा बोलने वाले लोग यानी कि सिंहला भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनके लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दिया जाएगा, सब कुछ उनको प्रेफरेंस में दिया जाएगा, यानी उन्हें सेंट्रल पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। यानी उन्हें ज़्यादा अहमियत दी जाएगी और जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं उन्हें टोटली क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। अब ये चीज़ हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो आगे के जो भी पॉइंट्स हैं उसमें हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो अब श्रीलंका में देखो बच्चों क्या क्या हुआ। इन श्रीलंका सिंहला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड could impose its will on the entire country। यानी उन्हें एक तो मेजॉरिटी है, उनके मेजॉरिटी मतलब उनका नंबर ज़्यादा है। जैसे अब टोटल आप 100% अज्यूम करो, जिसमें 74% सिंहला भाषा बोलते हैं और 18% ही तमिल भाषा बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जो ये मेजॉरिटी है मतलब इनका नंबर ज़्यादा है, तो यानी कि ये अपनी विल को या अपनी इच्छा को पूरे देश पर लागू करवा सकते हैं। The leader of the Sinhala community sought to secure domination over the government, यानी गवर्नमेंट में भी किसकी चलेगी, सिंहला स्पीकर्स की चलेगी। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritism measures to establish सिंहला सुपरमेसी, ठीक है। यानी मेजोरिटिज्म मतलब कि जो मेजोरिटी की इच्छा होगी वही काम होगा, और इसके लिए सिंहला को क्या दी गई है, सुप्रीमेसी, मतलब उनको सुपर मतलब सबसे ऊपर माना गया है। अब 1956 में एक एक्ट बना श्रीलंका में। अब उसमें क्या क्या हम ये देखते हैं। सिंहला वॉज रिकग्नाइज एज दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि जो सिंहला यानी जो सिंहली भाषा है उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। और तमिल लोगों को लगा कि हमें बिल्कुल क्या किया गया, डिसरिगार्डेड किया गया, यानी हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। यानी कि सारी इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, यहाँ पर सिंहला स्पीकर्स को दी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट है स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिज़्म, यानी कि जो बुद्धिज़्म है उन्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट वहाँ की प्रोटेक्ट करने वाली है। इसके अलावा जो जॉब्स हैं या फिर एजुकेशन में, ठीक है, पोजीशंस में, जैसे मान लो अगर 2 एप्लीकेशन आया है, कोई जॉब है मान लो, ठीक है, 2 एप्लीकेशन आया है, एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2, ठीक है। यानी ये एक बच्चे ने दिया है, ये एक बच्चे ने दिया है। अगर ये सिंहला स्पीकर है तो इसको जॉब पे रखा जाएगा, ये तमिल स्पीकर है तो इसे नहीं रखा जाएगा, ठीक है। इस तरह का प्रेफरेंस जो है वो वहाँ पर दिया जाता था जॉब्स में, पोजीशंस में, ठीक है, एजुकेशन वगैरह में। तो अब इस तरीके से हम यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हैं कि वहाँ पर टोटली क्या किया गया, तमिलों को इग्नोर किया गया है, यानी उन्हें कोई महत्व नहीं दिया गया। इस तरीके से क्या है, एक देश के 2 हिस्से हो गए, एक तरफ तो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हुए और एक तरफ तमिल भाषा बोलने वाले लोग हो गए। जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और दूसरी तरफ जो सिंहला भाषा बोलने वाले लोग हैं उन्हें पूरी की पूरी इम्पोर्टेंस जो है वो दी जा रही है। अब ऐसे में क्या हुआ, जो तमिल बोलने वाले लोग थे वो नाराज़ हुए, ठीक है। तो उन्होंने भी सरकार से डिमांड करी कि भाई हमें भी, हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें भी राइट मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए जिस तरीके से सिंहला भाषा वालों को मिला है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर जो है वो सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ। All the government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamil। इसका मतलब क्या है कि जो भी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, ठीक है, एक के बाद एक, चाहे वो सिंहला लैंग्वेज को एक मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना हो,
चाहे वो बुद्धिज़्म को प्रोटेक्शन देना हो, चाहे वो जॉब्स वगैरह में सिंहला स्पीकर्स को प्रेफरेंस देना हो, तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही हैं, जो तमिल स्पीकर्स हैं उनको ये इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं कि वो क्या है, मतलब अलाइन, मतलब अलग है, मतलब वो मतलब सिंहला से अलग है, ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन टाइप, मतलब भेदभाव। अगला है दे फेल्ट दैट दे आ गई They felt that the constitution and the government policies denied them equal political rights, discriminated against them in the getting job and other opportunities and ignored their interest। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है श्रीलंका का या जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो इस चीज़ से इनकार कर रही है कि जो तमिल हैं, जो तमिल स्पीकर्स हैं, वो भी सिंगला स्पीकर्स की तरह इक्वल हैं। ठीक है, यानी उन्हें जो चाहे इलेक्शन लड़ना हो, चाहे जॉब की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे उनके लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देने की बात हो, इन सभी चीज़ों में गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्हें इग्नोर कर रही है और उन्हें उनके साथ अलग सा ट्रीटमेंट हो रहा है। इसलिए उन्हें लगता है कि वो क्या है, अलाइंड है, मतलब अलग हैं सिंहला स्पीकर्स से। The distrust between the two communities turned into widespread conflict and soon it turned into a civil war। का मतलब जो ये डिस्ट्रस्ट है शिमला और तमिल के बीच में, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या अनइक्वल ट्रीट हो रहा है, इसकी वजह से जो तमिल लोग हैं उन्हें ये लगता है कि ये कंट्री हमारा नहीं है, हमें हमारे साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और हमारी लैंग्वेज को या हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है श्रीलंका में। सिविल वॉर का मतलब, वॉर मतलब तो आपको पता ही होगा, युद्ध होता है, लड़ाई होती है, ठीक है। और सिविल मतलब जब एक देश के ही लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं तो वो सिविल वॉर होता है, ठीक है। तो जो बार बार तमिल बोल रही हूँ, श्रीलंका में जो हो रहा है वो सिंहला स्पीकर एक तरफ कम्युनिटी है और एक तरफ कौन सी कम्युनिटी, तमिल स्पीकर्स हैं। तो दोनों के बीच में आपस में क्या हो रहा है, एक वॉर हो रही है जिसे क्या बोला जाएगा, सिविल वॉर बोला जाएगा। As a result, thousands of people of both community have been killed। अब देखो, अगर हम श्रीलंका का अब देखोगे, जो डेवलपमेंट वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा अगर, तो उसमें देखा होगा कि जो श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं वो कितनी अच्छी है एजुकेशन के मामले में, चाहे और उनका डेवलपमेंट देखिए हम, चाहे जीडीपी देखें। लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो वॉर है जब स्टार्ट हुआ, देखो बच्चों, कोई भी वॉर जो होता है वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। जो इनकी इकॉनमी है वो पीछे हो जाती है और सबसे पहली बात तो जो लड़ाई होती है, जो युद्ध होता है या जो वॉर होती है, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो मारे जाते हैं, ठीक है। जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो नॉर्मल लाइफ है वो नहीं जी पाता इंसान, ठीक है। तो इसीलिए जो वॉर है वो क्या करती है, एक तरीके से कंट्री का जो ग्रोथ है उसको वो रोक देती है, ठीक है। तो इसी की वजह से देखो, अब जो जो सिविल वॉर हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटी हैव बीन किल्ड। यानी सिंहला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स दोनों ही लोग जो है वो क्या हो गए, किल हो गए, मतलब मारे गए। Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood। यानी बहुत सारे परिवारों को श्रीलंका छोड़ना पड़ा, दूसरे कंट्रीज़ में जाना पड़ा रहने के लिए। बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, बहुत सारे लोगों का जो जीने का जो एक सोर्स था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये जो सिविल वॉर है वो 2009 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, सॉरी ख़त्म हुआ, 2009 में ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इस तरीके से हमने दो एग्जाम्पल्स पढ़े, डाइवर्सिटी बेल्जियम में भी था, डाइवर्सिटी श्रीलंका में भी था। जब बेल्जियम में चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होने लगी दोनों कम्युनिटी के बीच में, डच और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में, जैसे ही कुछ भी टेंशन स्टार्ट हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, दोनों को बराबर ट्रीट करा और दोनों को राइट दिया और उनका वो मामला वहीं शांत हो गया। जबकि श्रीलंका में इसका उल्टा है कि जब दो कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन स्टार्ट हुई तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने जो भी स्टेप्स थे उससे और इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि जो तमिल स्पीकर्स हैं वो सिंहला स्पीकर से अलग है और तमिल स्पीकर्स को दबाया गया, उन्हें नीचा, मतलब उनको अलग ट्रीट किया गया, इक्वल नहीं माना गया। जिसकी वजह से जो तमिल स्पीकर्स थे उन्होंने अपने राइट की डिमांड करी और सिविल वॉर की जो सिचुएशन वो वहाँ पर क्रिएट हो गई, यानी उत्पन्न हो गई, ठीक है।
अब अगर हम देखें कि वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, यानी क्यों ज़रूरी है, तो ये दो एग्जांपल्स से हमें बहुत ही क्लियर हो गया कि एक देश, कोई दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी देश तरक्की कर पाता है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप वहाँ, मतलब जब वहाँ के लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है, इक्वल वैल्यू की जाती है और देश में शांति रहता है, सिविल वॉर की सिचुएशन नहीं होती, तो कोई भी देश जो है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अब इक्वल, जैसे बेल्जियम में क्या हुआ कि डच और फ्रेंच स्पीकर्स दोनों को इक्वल राइट दिया गया। कैसे दिया गया कि जो मिनिस्टर्स बनेंगे उसमें दोनों ही मिनिस्टर्स के जो नंबर्स हैं, जो लोगों की जो संख्या है वो क्या होगी, बराबर होगी। यानी जितने डच स्पीकर्स लोग होंगे उतने ही फ्रेंच स्पीकर्स भी होंगे मिनिस्ट्री में, मतलब जो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या स्टेट गवर्नमेंट होगा। अब ऐसे में वहाँ क्या हुआ, इक्वालिटी जो है वो इस्टेब्लिश की गई। तो जो भी टेंशन था वो वहीं का वहीं जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें कि क्या ज़रूरत है पावर शेयरिंग की, यानी कि जो पावर है, जो देश को चलाने का जो अधिकार है, वो क्यों बांटना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो एक देश में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, चाहे वो फ्रेंच स्पीकर हो, डच स्पीकर्स हो, या अगर हम तमिलनाडु का एग्जाम्पल लें तो चाहे वो तमिल स्पीकर हो, चाहे वो सिंगला स्पीकर हो, अगर जो गवर्नमेंट बन रही है उसमें अगर सबका कंट्रीब्यूशन होगा, सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, तो ऐसे में वहाँ पर टेंशन क्या होगी, नहीं होगी, कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से देश को चलाना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अब दो रीजंस बांटेंगे हम इसको, एक है प्रूडेंशियल रीजन, एक है मॉरल रीजन। तो जो प्रूडेंशियल रीजन होता है, इसका मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन द केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ लॉसेस एंड गेन्स, यानी कि जो भी अलग अलग कंट्रीज का जो एक्सपीरियंस है उसको देख करके, समझ करके कुछ चीज़ें जो है वो निकल के सामने आई हैं। उसमें से पहला है, इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, यानी कि इसकी वजह से जो देश में रहने वाले लोग हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स यानी टेंशन जो है वो नहीं होती, क्योंकि जब दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो किसी तरह का कोई टेंशन जो है वो नहीं होगा। इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब अगर, क्योंकि जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें हर एक कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव अगर होगा, तो ऐसे में वो जो गवर्नमेंट है वो लंबा काम कर सकती है, यानी स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। अब अगर हम बात करें मॉरल रीज़न की, तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी जो मेन इसका प्रिंसिपल है वो क्या है, इक्वालिटी, ठीक है, मतलब सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। और डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, ठीक है। यानी कि डेमोक्रेसी क्या कहता है कि सभी लोग जो हैं, सभी जितने भी देश में लोग हैं उन सबके बीच में जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और पावर शेयरिंग जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी में मेन है। It provides the legitimacy of the government. A legitimate government is one where citizen through participation acquire a stake in the system. इसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं उन्हें क्या मिलता है, पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, ठीक है, चाहे वो वोट देने के थ्रू हो, चाहे वो इलेक्शन लड़ने के थ्रू हो। तो इस तरीके से क्या है, इक्वालिटी जो है वो कंट्री में इस्टेब्लिश हो जाती है। अब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पावर शेयरिंग की फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो पावर शेयरिंग है वो कितने फॉर्म्स का होता है, कितने टाइप से हो सकता है, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी है, तो उनके बीच में पावर्स क्या होने चाहिए, शेयर होने चाहिए, बटे हुए होने चाहिए। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि चेन की तरह देखो ऐसे। तो जो लेजिस्लेचर है वो अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, जुडिशरी जो है वो अपना काम करेगी, उन तीनों के बीच में क्या होगा, पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे।
In this form, the power is shared among different organ of the government such as legislature, executive and judiciary. यानी इस तरह में क्या होता है, जो लेजिस्लेचर है उसको जो काम दिया गया है, चाहे वो कानून बनाने का काम है, लॉ मेकिंग का काम है, चाहे एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लॉ इम्प्लीमेंट कराने का काम है, यानी कानून को लागू करने का मतलब उनका काम है। और जुडिशरी क्या करती है, न्याय करती है, यानी कि उनका काम क्या है, जस्टिस देना। तो इस तरीके से सबका काम क्या है, बटा हुआ, और सबके जो अपने क्षेत्र अधिकार हैं उसमें रह करके वो अपना काम करती है। इट इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, यानी किसी भी ऑर्गन को, चाहे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, किसी को भी कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं दी गई है। ठीक है, जितना उन्हें काम के लिए ज़रूरी है उतनी ही चीज़ें उनके पास हैं। अनलिमिटेड पावर किसी के पास भी नहीं है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, और हर एक ऑर्गन एक दूसरे को क्या करती है, कंट्रोलिंग करती है, और ये चेक करती है कि हर एक ऑर्गन जो है वो अपना काम ठीक से करे। अब अगला पॉइंट है हमारा, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, यानी गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये 3 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पूरा देश चलाती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसे हम राज्य सरकार बोलते हैं वो अपना राज्य चलाती है, और जो लोकल गवर्नमेंट है जिसे एमसीडी और पंचायत हम बोलते हैं वो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, अपने अपने एरिया में वो काम करती हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों जो तीनों लेवल हैं गवर्नमेंट के, उनमें भी पावर का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है, लोकल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है। सभी अपना अपना काम जो है वो उसी फील्ड में रह कर के काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम सेकेंड चैप्टर में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग द पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। अगला पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, हर एक लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसका क्या क्या काम है, क्या क्या पावर्स हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं वो लिखी गई है। थर्ड, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं किसी भी कंट्री में, उनके बीच में भी जो पावर शेयरिंग है वो होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन जो है वो कंट्री में ना हो। तो सच एज द रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक ग्रुप सच एज कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज mean to give space in the government and the administration to diverse social group who otherwise would feel alienated from the government, यानी कि अगर कोई कंट्री में कोई भी ऐसा ग्रुप है, सोशल ग्रुप जो एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे में उनको भी पावर्स दी जाती हैं ताकि वो अपने आप को एलिनेटेड यानी कि अलग ना फील करे, अलग थलग ना माने। वो भी एक देश का हिस्सा है तो उन्हें भी डिसीजन लेने का जो है हक मिला है। ठीक है, तो ये जैसे बेल्जियम का एग्जांपल आप याद रख सकते हो। इसके अलावा फोर्थ फॉर्म है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड दी पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो सोशल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में भी पावर जो है वो शेयर होना चाहिए, ताकि वो भी अपना जो भी उनकी विल्स हैं वो भी एक तो उनको भी रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएगा, मतलब उनके भी लोग जो हैं वो सरकार के अंग बनेंगे, तो इससे क्या है वो भी अपनी बातों को रख पाएंगे। ठीक है, और देश में जो है वो शांति की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो ये हमने 4 तरह के जो है वो पावर शेयरिंग के फॉर्म्स जो हैं वो हमने पढ़े हैं। तो इस इतने से में ही आपका जो पूरा फर्स्ट चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आप पहले इसको आप अच्छे से पढ़ो, चैप्टर रीड करो, फिर अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक तो बनता है। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।